नमस्कार बच्चों, मैं नीलम भदौरिया, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय पहलवापुर, विकास खंड बलवा, जनपद फतेहपुर। बच्चों, आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण की। संस्कृत भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं, इसके व्याकरण पर दृष्टिपात करते हैं, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। हम प्रारंभ करते हैं अक्षर से। ध्वनि की मूल इकाई को अक्षर कहते हैं। वर्ण, अक्षर के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर जिन अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर अ, इ, उ, रि, र, ए, ऐ, ओ, औ। एक बार पुनः अ, आ, इ, उ, रि, र, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें हम स्वर कहते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। स्वर, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के बोलने में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, रि और ऋ। स्वर के भेद में ही अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जब जिन अक्षरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। जैसे आ, इ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। संधि स्वर ए, ऐ, ओ, औ को संधि स्वर भी कहते हैं। अब स्वर का तीसरा प्रकार प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह स्वर है जिसके बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और वर्ण के अंत में 3 को लगा दिया जाता है। जैसे ओम, हे राम, हे राम, हे कृष्ण, एक बात और बच्चों, अभी हमने देखा स्वरों में अ, आ, इ, उ, रि, र, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अ। अनुनासिक, चंद्रबिंदु, अनुनासिक। अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग। ये तीनों अयोगवाह कहलाते हैं। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह कहलाते हैं। संस्कृत में जैसे आप देखते हैं, हिंदी में आप इसको पढ़ते हैं राम, जब इसमें विसर्ग लग जाता है तो आप इसको पढ़ेंगे रामः, श्यामः।
बालकः। अब हम अयोगवाह फिर से देखेंगे कुछ उदाहरण के साथ। अयोगवाह अनुनासिक, जैसे चंद्र, कांच। अनुस्वार, जो ऊपर बिंदी लग जाती है, किसी अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है, जैसे अंग, अंग, रंग। इसी तरह विसर्ग, विसर्ग किसी अक्षर के बाद लगता है तो उसमें ह लग जाता है, जैसे नमः, पुनः। इसी तरह संस्कृत में जब लिखेंगे, बालक लिखा है, इसमें विसर्ग लगा के बालकः, रामः आदि। वर्णमाला में वर्ण के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क से ह तक सभी वर्ण व्यंजन हैं। व्यंजन उस, जैसा कि हमने बताया कि स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, स्वर रहित व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क से ह तक सभी वर्ण व्यंजन हैं। यदि व्यंजन में स्वरों की सहायता नहीं ली जाती तो उन्हें हल कहते हैं। जैसे इसे हम क कहेंगे, क, धन, अ, स्वर इसमें जोड़कर इसको हम पढ़ेंगे क। इसी तरह क, धन, आ बराबर का। इस प्रकार व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, उनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। व्यंजन को वर्ग के रूप में बांटा गया है। क, ख, ग, घ, ङ, ये क वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, ये ट वर्ग, त, थ, द, ध, न। त वर्ग, प, फ, ब, भ, म। प वर्ग, य, र, ल, व। ये चार व्यंजन अंतःस्था वर्ण कहलाते हैं। श, फ, श, ह, ये ऊष्म वर्ण कहते हैं इनको। क्ष, त्र, ज्ञ, इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त वर्ण इसलिए कहते हैं कि ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन हम फिर से देखेंगे। जैसे क्ष, क, क प्लस श बराबर क्ष। त्र, त प्लस र बराबर त्र। व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ बराबर ज प्लस ञ बराबर ज्ञ। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। संस्कृत में अगर थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, इन सब का ध्यान देंगे, आपको समझने में बहुत सरलता होगी। धन्यवाद।